नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 के मॉडल पेपर की बात करेंगे। पूरे 150 प्रश्न करने जा रहे हैं, तो ये ध्यानपूर्वक समझिएगा। 7 जुलाई 2024 का पूरा पेपर अगर बनना है तो ये मॉडल पेपर ज़रूरी है, जिसमें हम सीडीपी के यानी बाल विकास के 30 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न, पर्यावरण के प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, टोटल 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सीटेट 101% पास कराने वाले मॉडल पेपर है। तो वाकई में आप दिल से सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं, सीटेट इस बार 101% पास करना चाहते हैं, क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो ये मॉडल पेपर को समझिएगा और जो हम बताएंगे वो चीज़ें भी आपको नॉलेज में रखना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन करना है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहले आपके सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चंस करेंगे पहले, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, और इसके बाद जो है अगले प्रश्नों की हम बात करेंगे। सीडीपी में पहला प्रश्न आप पे दिया गया कि शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है। छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारगता, अभिभावकों की विचार मग्नता, ये इनमें से सभी। ये कई बार पूछा गया शिक्षकों के भर्ती में, सीटेट में भी पूछा गया है। शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है। यानी कि शिक्षा के स्तर में लगातार सरकारी स्कूलों में जो गिरावट है उसका है लापरवाही छात्रों की, शिक्षकों की अपारगता भी है और अभिभावकों की विचार मग्नता भी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या होता है। प्रतिपादन, चित्रण, आख्यान या तुलना होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्ज़ाम को इस बार जो दोस्तों 101% फ़तेह करना, टीटी एग्ज़ाम को 101% फ़तेह करना है, तो सभी कमेंट कीजिएगा। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या होता है। प्रतिपादन। जी हाँ, स्वांगीकरण का दूसरा नाम प्रतिपादन होता है। किसी वर्तमान मनोबंध के प्रति जब कोई नई संवेदी सूचना प्राप्त होती है तो उसका स्वांगीकरण हो जाता है। मतलब नई सूचना पुराने मनोबंध का अभिन्न अंग बन जाती है। और पियाजे जी इस पर उन्होंने कहा भी है कि स्वांगीकरण और संयोजन के परिणाम स्वरूप संसार की विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण होता है। किसने कहा है। जीन पियाजे जी ने कहा है। ये भी कई बार पूछा जाता है, इनको भी ध्यान दीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। तो लज्जा और गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। तो दोस्तों वह आपका बाल्यावस्था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाल्यावस्था का काल कितना होता है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है, जिसमें 6 से लेकर 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है और 9 से लेकर 12 वर्ष तक जो है उत्तर बाल्यावस्था होती है। और इन चारों अवस्थाओं से जो है एक प्रश्न आएगा। कभी कभी 3-4 प्रश्न भी आते हैं। ये चारों अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है और बालक इसी अवस्था में विभिन्न आदत, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण करता है। और इसी अवस्था में बालक में विशेषताएं भी आती हैं। क्या क्या विशेषताएं आती हैं। विकास में स्थिरता आती है, जिज्ञासा की प्रबलता आती है, सहयोग की भावना आती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि आती है, नैतिक गुणों का विकास होता है और संवेगों पर नियंत्रण। ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी आ जाती है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक होता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु, आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि मूल्यांकन जो है शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक होता है। तो शिक्षक के लिए क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है मूल्यांकन शिक्षक के लिए रूप में सहायक। क्योंकि आप जानते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपने पढ़ने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वह पता कर सकता है उसकी पढ़ाने की विधियाँ कितनी कारगर साबित हो रही हैं, ठीक है। और इससे क्या है, शिक्षकों को छात्रों की उपलब्धियों के बारे में भी पता चल जाता है, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है।
बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या कहलाती है? तो बुद्धि और जो सृजनात्मकता होती है वह धनात्मक रूप से संबंधित होता है। बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध कैसा होता है? धनात्मक रूप में होता है। अब आप बोलेंगे धनात्मक रूप में क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध के बारे में समान निष्कर्ष आपने पढ़े होंगे कि सृजनात्मकता होने के लिए बुद्धि का निश्चित स्तर अनिवार्य है और निश्चित स्तर से अधिक या कम बुद्धि मान होने से व्यक्ति की सृजनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सृजनशीलता व्यक्ति जो होता है प्रायः बुद्धिमान होते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि बुद्धि व्यक्ति सृजनशील हो। अगर कोई बुद्धि व्यक्ति हो, सृजनशील हो, यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो सृजनशील होगा वह बुद्धिमान जरूर होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनओ, यूएनएससी। तो आपने यूनिसेफ को भी पढ़ा है, यूनेस्को, यूएन, तीनों ये जो संघ है, संगठन है, तीनों संगठनों को आपने पढ़ा है। लेकिन ऐसा संगठन जो शिक्षा से संबंधित हो वह कहलाता है यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये शिक्षा से संबंधित है। ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप होता है और इसका कार्य ही होता है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इनको भी आपको माइंड में स्टोर कर लेना है। अगला, किस उम्र में बच्चों में आदत विकसित होती है? क्या वह बाल्यावस्था है, जन्म है, या गर्भावस्था के दौरान होता? तो आप जानते हैं, आप बचपन से आप बच्चों को देखते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, घर में बच्चों को खिलाते आ रहे हैं, गोद में खिला रहे हैं बच्चों को, कंधे पे बच्चे को टहलाते हैं। लेकिन जिस उम्र में बच्चों को जो है आदत विकसित हो जाए, बच्चा आदती हो जाए, तो वह कहलाता जन्म से ही बच्चा आदती होता है। इसकी कोई एज नहीं होती है, बच्चा जन्म से ही आदती होता है। कंधे पे आप लेने लगे बच्चे को, शांत होने लगेगा। तो अक्सर देखिएगा जब भी आप रोने लगा बच्चा, कंधे में लेके घुमाइएगा, बच्चा शांत हो जाएगा, बच्चा आदती हो जाता है। क्योंकि शिशु जन्म के समय से उसकी जो संवेगात्मक क्षमताएं होती हैं पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी लोग जानते हैं यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास का ही सिद्धांत है कि सभी के लिए समान गति से नहीं आएगा, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बाल विकास एक प्रणाली है, किसका प्रणाली हो जाता है? तो बाल विकास सतत, क्रमिक और लगातार चलती हुई एक प्रणाली कहला जाती है। और टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जिससे फ्री ऑफ नोट्स PDF फाइल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि TT फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। यौन जो होता है वो पुरुष स्त्री के होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, तो लिंग फिर क्या संदर्भित करेगा? तो लिंग जो होता है वो पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति, पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण को संदर्भित करता है, जो लिंग होता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, अगर शिक्षक के रूप में अगर आप किसी बच्चे को पिछड़ा कर रहे हैं, अभिभावक कर रहे हैं, यदि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होगा तभी आप पिछड़े बच्चे को कहेंगे। लेकिन बच्चा अगर निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा है, एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह रहा है, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के 3 स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं, लेकिन हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहने के लिए उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अगर अंक होता है तो उसे हम पिछड़ा कह देते हैं। बैकवर्ड चाइल्ड या बैकवर्ड बेंच आप बोलते होंगे। सीरियल भट्ट ने अपनी पुस्तक जो है द बैकवर्ड चाइल्ड में लिखा है कि वह बालक जो बालक के जीवन के मध्यकाल ने अपनी अवस्था के अनुरूप उस कक्षा से नीचे वाली कक्षा का भी कार्य नहीं कर पाता है तो पिछड़ा बालक कहलाता है। किसने कहा है? सीरियल भट्ट ने कहा है। लेकिन इस पर सानेल महोदय ने भी कुछ कहा है। सानेल महोदय का स्टेटमेंट है कि जो छात्र अपनी आयु से कम योग्यता रखता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। तो पिछड़ा बालक के 2 स्टेटमेंट आपको मिल गए, एक सीरियल भट्ट का और एक सानेल महोदय जी का। तो याद रखिएगा कौन किसका है। अगला है
उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है? तो उचित प्रेरक परिवेश के लिए जो स्थिति आपके आवश्यक होगी वह कहलाती है बैठने की समुचित व्यवस्था भी होती है, स्थिर शांतिपूर्ण परिवेश भी होता है और सहयोगी स्पर्धामूलक समूह स्थिति भी होती है। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम होता है? तो बच्चे का विकास अनुवांशिक तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। ये कई बार दोस्तों पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक कहते रहना है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग आप लोग जानते हैं वंशानुक्रम वातावरण में पारस्परिक निर्भरता होती है, ये एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कई प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से होते हैं? तो वह होता संस्कृति और प्रशिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? प्रबंधन भी होता है, कुशल प्रशासन भी होगा, योग्यता शिक्षक भी होगी। इनमें से सभी यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण समझ क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कमज़ोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी कमज़ोर छात्र है, एक शिक्षक के रूप में अगर आप उसको जो है प्रेरित करना हो तो आप कैसे प्रेरित करेंगे? सभी लोग बताइएगा। कमज़ोर छात्र को अगर प्रेरित करना है शिक्षक के रूप में तो कैसे करेंगे? अगला, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? जी हाँ, बच्चे के विकास के किस चरण में के दौरान जो है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल यानी मजबूत होती है, और वह कहलाती है 14 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था, जो कि प्रारंभिक किशोरावस्था का काल होता है। इसी दौरान जो है बच्चा जो है सृजनात्मकता कल्पना शक्ति में अधिक प्रबल होता है। टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कीजिए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। सारे पेपर, सारे प्रैक्टिस सेट हम फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराते हैं, तो सभी को ज्वाइन करना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को हमारे अवश्य फॉलो कर लेना है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि HG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया गया था? किसका प्रयोग? FG फ्रेंड मेथड, और यह दोस्तों लिखने के लिए किया गया था। लिखने की शिक्षा देने के लिए FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग किया गया था। यह लेखन विकास के एक उत्पाद कहलाता है। भाषा के वास्तविक ज्ञान की असली परीक्षा उनके विचारों को लिखित रूप व्यक्त करने की उनकी क्षमता होती है। और इसमें क्या होता है, शुरुआत को लंबवत शैली में लिखना होता है, सिखाया जाता है, फिर बड़े अक्षरों के बाद पहले छोटे अक्षरों को फिर पढ़ाया जाता है। तो अपने अपने रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कौन सी तथ्यों व्यक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वह कहला जाती है संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? संपूर्ण से लेके अंश तक बढ़ना हो जाएगा। अगला, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो एक स्कूल का वातावरण दोस्तों कैसा होना चाहिए? पिछड़ा, प्रगामी, खुशहाल या आनंदमयी? देखिए, खुशहाल तो ठीक है, लेकिन अगर आनंदमयी है, बच्चा आनंद से रहता है, पढ़ता है, तो अच्छा होगा। क्योंकि विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालकों को स्वोद्देश्य अधिगम के लिए तैयार किया जाता है। कैसा? स्वोद्देश्य। उन्हें यहाँ नियंत्रित वातावरण में शिक्षा दी जाती है। और जॉन डेवी ने कहा भी है कि विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं, व्यवस्थाओं या व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो, ना कि अवांछित में हो। इसलिए विद्यालय वस्तुतः परिवार तथा समाज दोनों को जोड़ने की पहल करता है, और ये अत्यंत सार्थक भी साबित हुआ है, क्योंकि शिक्षित नागरिकों का निर्माण करने में विद्यालय का स्थान पहला आता है। अगला प्रश्न देखिएगा।
क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप अध्यापक अध्यापिका हैं, टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे ऐसे होते हैं, खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। मतलब बच्चा जो है ध्यान नहीं दे रहा है, इधर उधर में ध्यान दे रहा है। तो आप शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें कीजिए, ताकि बच्चे का बाहर का ध्यान आपकी ओर आए, आपकी विषय आपके सब्जेक्ट पर आए, आपकी स्टोरी पर आए, आपकी जो बातें कर रहे हैं उस पॉइंट उस टॉपिक पर आए। साथियों, बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? बर्ताव कहते हैं आपका बर्ताव कुछ अलग ही है। बर्ताव मतलब प्रतिक्रिया का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा को ही आप बर्ताव कहा जाता है। देखिए, बालक जन्म से ही अपने माता पिता, पास आस पड़ोस सदस्यों आदि के व्यवहार का अवलोकन करता है, नकल करता है और कालांतर में उन व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने आदर्शात्मक व्यवहार करना चाहिए, बोलचाल अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जैसा बच्चा सुनेगा वैसा बच्चा प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके ही उसे सिखाया जाता है। अगला है, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहन करती है और कहलाती है समस्या समाधान विधि? कौन सा हो जाएगा? समस्या समाधान विधि जो होती है वह ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को जो है प्रोत्साहित करती है। और इस पर स्किनर का एक स्टेटमेंट भी आया है, इन्होंने कहा भी है, क्या कहा स्किनर ने, कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। समस्या समाधान पर इनका स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं होता है? देखिए, खराब लिखावट का शारीरिक त्रुटि हो सकती है, गलत मुद्रा भी हो सकता है, थकावट भी हो सकता है, लेकिन बुद्धि का कोई लेना देना नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, एक सम्मिलित कक्षा में संबंध मूल्य क्या होता है? तो कोई भी अगर सम्मिलित कक्षा है उसमें संबंध जो मूल्य हो जाता है वह सहयोग हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि इस पर दोस्तों मेरिल और एड्रिल ने कहा भी है कि सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, और सहयोगी शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से छात्र एक दूसरे के साथ जुड़कर अच्छे से सीखते हैं, और सहयोग से मित्रता, सादर, समरूपता अथवा एकता की भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पाठ्य योजना है। एक पाठ्य योजना क्या होती है? एक पाठ्य योजना एक विस्तृत कक्षा शिक्षण की योजना होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है और कहलाएगी औपचारिक क्रियाएं? जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था। क्योंकि बच्चा जो है भावपूर्ण समस्या और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में अगर समर्थ हो जाता है तो बच्चा जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था में पहुंच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जीन पियाजे जी ने कहा भी है, पियाजे जी के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेके 15 वर्ष में अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है और वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच तार्किक रूप में सोचने लगता है। जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों प्रेरणा से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है, और प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति हो जाती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए बाध्य करती है। और देखिए, ऐसा जो भी सीटेट अगर पहली बार नहीं कर पाए, कई बार कर रहे हैं, तो एक मूवी अभी आई है और एक मूवी है चंदू चैंपियन, अभी आई। चंदू चैंपियन मूवी है, उस मूवी में काफ़ी सारे एक मोटिवेशन मूवी आपको सीखने को मिलेगा जब आप मूवी देखेंगे। कभी अक्सर हो कि चलो तैयारी करते हैं, बीच में छोड़ देते हों, कोई लक्ष्य हो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन तैयारी करते हैं छोड़ देते हैं, तो ये मूवी आप चंदू चैंपियन मूवी जो है इसको ज़रूर देखिएगा, और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपके अंदर मोटिवेशन चीज़ें भी आती हैं कि कभी गिव अप नहीं होना चाहिए, इतना जान लीजिए। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो अभिजात समूह कभी प्रारंभिक जो बचपन होता है तभी जो है अभिजात समूह तैयार हो जाता है।
अभिजात समूह जो होता है यह बालकों या मित्रों के साथ मिलना जुलना या उनके साथ कार्य करना अधिक पसंद होता है, इसी की ही अभिजात समूह बोला जाता है, क्योंकि इससे प्रसन्न भी बच्चे रहते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति के विकास के लिए उन्हें बाल सभा का सदस्य बनना, सामाजिक कार्यों को स्काउट का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो अवसर कहीं भी पेडागॉजी में देखिए, अक्सर हम बता चुके हैं आपको, अगर आप डेली हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो। समूह परियोजना का कार्य मदद करता है। देखिए कोई भी समूह परियोजना का जो कार्य होता है वह किस पर मदद करता है, वह सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में मदद करता है। तो ये CDP के टॉप 30 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर चल रहा है। और CDP के बाद अब हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे। अब हिंदी में अपडेट गद्यांश करेंगे, पद्यांश करेंगे, और पेडागॉजी के भी 15 प्रश्न करेंगे, 15 ग्रामर के प्रश्न करेंगे। तो ये मॉडल पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए आपका हिंदी में आ जाता है। और इस पर गद्यांश हमारा क्या ले रहा है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। और साहसी मनुष्य की पहली पहचान यही होती है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी को से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देकर मध्यम बनाते हैं। तो साहसी मनुष्य अपने सपने में भी रस लेता है, जिस सपनों का कोई व्यवहारिक व्यर्थ नहीं होता। देखिए साहसी मनुष्य का एक गद्यांश लिया गया है, और आइए इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि किस प्रकार की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी कही जाती है। तो ज़िंदगी सबसे बड़ी साहस की ज़िंदगी। अगर आपकी साहसी ज़िंदगी है, साहस की ज़िंदगी है, तो सबसे बड़ी ज़िंदगी आपकी मानी जाएगी, क्योंकि यह अपृत गद्यांशी है, साहसी वाला गद्यांशी पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश की साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह क्या होना चाहिए, वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। जो साहसी मनुष्य होता है लोगों को नहीं सोचता कि उसके बारे में क्या सोचेंगे, वह अपने मकसद पर रहता है, अपने गोल्स पर रहता है, अपने टारगेट को अचीव करने की रास्ते पर रहता है। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया की असली ताकत उस प्रकार के लोग होते हैं जो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले होते हैं, क्योंकि गद्यांश में यही कहा गया है। साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों से भी रस ले लेता है। तो साहसी मनुष्य जो होता है वह जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, उन सपनों का भी वह रस ले लेता है, क्योंकि उसे पॉजिटिव देखना है, निगेटिव देखना ही नहीं है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह कौन सा काम कहलाता है, साधारण जीवों का काम होता है। जब आप आस पड़ोस को देख के आप चलते हैं, ये गद्यांश कह रहा है। निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। निडर को और क्या बोला जाएगा। तो निडर का समानार्थी शब्द होता है साहसी होना। इसके बाद अगला है ताकत का विलोम क्या होगा। ताकत का विलोम निर्बलता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निर्बलता। अधिकार का विलोम अनाधिकार, शक्ति का क्षीणता और क्षमता का क्षमता, ये और आपके विलोम दिए गए हैं। अगला है बेखौफ का अर्थ क्या होता है। बेखौफ होना मतलब निर्भय होना, निडर होना। और भीत का अर्थ क्या होता है, डरा होना। संकित का अर्थ होता है शंकायुक्त होना। डरपोक का अर्थ होता है कायर होना। तो सारी चीज़ें नॉलेज में रखना अपने माइंड में। शुद्ध रूप को छांटना है, तो शुद्ध रूप जो यहाँ पे मध्यम हो जाएगा, जो हमने पढ़ा भी है गद्यांश में दिया गया है मध्यम। अब देखिए काव्यांश देखेंगे, और काव्यांश के यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद पेडागॉजी के प्रश्न के। हमारा काव्यांश क्या कह रहा है, चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निखरा है, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज सदस्य विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। ये काव्यांश दिया गया है।
अपठित काव्यांश है। इस अपठित काव्यांश से अब हम प्रश्न करेंगे। यहाँ की नदियों की हवा में क्या है? तो यहाँ की नदियों के में मुस्कान और दुलार है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खेतों में दौलत की बिक्री होने का तात्पर्य क्या है? तो खेतों में फसल लहलहा रही है। खेतों में दौलत रूपी किसान का दौलत बिखरा हुआ होता है। भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसके पग में विश्वास भरा है? तो भारत माता के पग में विश्वास भरा हुआ है। पढ़ा होगा ना आपने, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा। चंदा तारों की सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार क्या होगा? तो चंदा तारों की सहज कांति, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्यों होगा? क्योंकि जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा रति के समान सुंदरी है, तो राधा किसके समान सुंदरी है? रति के समान सुंदरी है, तो तुलना की गई, इसलिए आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रखर का अर्थ नहीं होता, तो प्रखर का अर्थ होता प्रचंड, कुशाग्र और तीक्ष्ण, लेकिन सहनशील नहीं होता। सहनशील प्रकार का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोली और लहजे के बारे में कि बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा कहें कि आपका लहजा सही नहीं, आपने तरीका, लहजा मतलब ये होता है बोलने का तरीका। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा में एक साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे जो हैं आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल वाले छोटे वाक्य को पढ़े जाएं। और ऐसे प्रश्न को समझना तभी आप समझ पाएंगे जब आप हमारी क्लास को देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को पहले से अटेंड करेंगे, तभी एग्ज़ाम में आप समझ पाएंगे। और निपुण भारत मिशन आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है। टॉपिक जो देखिए, जो टॉपिक हम बता रहे हैं उन टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक समझना भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आएगा, उस टॉपिक से अगला प्रश्न भी आ सकता है। कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? तो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, क्योंकि कक्षा 3 का है प्राइमरी, और प्राइमरी में सबसे बेस्ट क्या होता है? चित्र बनाना या चित्र बना के पढ़ना। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? इस पठन को विस्तृत पठन कहा जाएगा। विस्तृत पठन में क्या होता है? अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि को पढ़ा जाता है अपनी रुचि की, उसको विस्तृत पठन बोला जाता है। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण करती है? तो वह दोस्तों मानस मंथन अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का यूज कर रही है। और ये मानस मंथन ये होता क्या है? देखिए, यह शिक्षण की एक ऐसी विधि होती है जिससे अधिगमकर्ता के मस्तिष्क की किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जाता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध का कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है? देखिए, आप ही अध्यापिका हैं, आप ही नियुक्त होती है, आप अध्यापक अध्यापिका, आप ही इस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आप ही बताइए, अगर आप कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और पठन बोध का कार्य कर रही हैं, तो वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं? तो आप किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं? तो आप पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछने की युक्ति का अनुसरण कर रही हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, इसके बाद कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो ये क्या कहला जाएगा? ये दोस्तों आपके जिज्ञासा सुतलेख कहला जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र
भाषा बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोसेसिंग इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाएगा, रिपीट भी हो सकता है, अब पूछा भी गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। एक शिक्षार्थी बालक बालिका ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है और वह इस कार्य को बिना मदद किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता या अंतराल को क्या कहा जाएगा? इसको निकष्ट विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। आइए अब सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है और कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी आपको क्या करना चाहिए? आपको विद्यार्थी बालक बालिकाओं को पुस्तकें या अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए और जहाँ पे भी अवसर आइए समझिए पेडागॉजी का वही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बेस्ट ऑप्शन कहला जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषार्जन के चरणों का सही क्रम है? तो पहले बबलाता है, फिर बच्चा दो शब्द बोलता है, फिर एक शब्दी वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त चरण बोलता है, ठीक है। क्योंकि प्रथम भाषार्जन के चरणों का सही क्रम ही होता है बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। भाषार्जन का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है और प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप में अर्जित की जाती है और 6 से 10 महीने में शिशु जो है बड़बड़ाना शुरू कर देता है। तो इन सभी को नॉलेज रखना है, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला है, यह विचार के मनुष्य सहजात भाषार्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये दोस्तों आपके नॉम चॉम्स्की द्वारा। जी हाँ, यह मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है, ये किसके द्वारा है? नॉम चॉम्स्की द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? तो नए शब्द जो है समझती है, उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक जो विकास का आकलन होता है, यह हमारा शब्द भंडार कहला जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? देखिए, इसमें अपने आप का 4 से 5 वाक्य का परिचय दीजिए, जो दिखाए जा रहे चित्र हैं उनके 3 वाक्य में वर्णन करो, आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ, लेकिन पढ़े गए शब्दों को अर्थ बताना, यह गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल का आकलन नहीं होगा, ठीक है। तो वाचन कौशल को देखना है। अगला, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम में शब्द नहीं रख पाता है और यह भाषा बोलने और समझने को तरीक़ों को प्रभावित करता है? वह हमारा कहला जाता है डिस्फ्रेजिया। क्योंकि दोस्तों जो डिस्फेजिया वह भाषा विकार होता है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम में शब्द नहीं रख पाता है और यह भाषा बोलने और समझने के तरीक़ों को प्रभावित भी करता है। और डिस्प्लेक्सिया दिमाग से संबंधित मनोविकार होता है, डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी मनोविकार होता है और जो आपका डिसर्थीमिया जो दिया गया है ये क्या होता है? एक भाषण ध्वनि होता है। तो चारों को आपने जान लिया। 4 में से एक प्रश्न आएगा, ये भी आपको मैथमेटिक्स गणित के यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन कंसेप्ट के करेंगे और 15 क्वेश्चंस रहेंगे वह आपके पेडागॉजी के रहेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2/7 धन 7/2 बराबर होगा। जी हाँ, 2/7 प्लस 7/2 इज इक्वल टू पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे दिया गया है 2/7 एंड 7/2। इसमें क्या है 7 और 2 का नीचे का जो होगा एलसीएम ले लेंगे, तो उत्तम समापवर्तक जो आएगा 7 दूनी 14 आएगा। इसके हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 7 सत्ता 49, यहाँ पे 4 आएगा। 49 4/13, तो 49 और 4 को प्लस करेंगे 53/14 आएगा। क्या आएगा? 53/14 आएगा। अब 53/14 किस में दिया गया है ये देखना होगा। तो इसको हम 53/14 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं?
3 सही 11/14 लिख सकते हैं। 53 को 14 से भाग कर दीजिए, अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, 14 3 42, 11 शेष बचेगा, वही आपका हो रहा है। ठीक है, 3 सही 11/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सही 11/4, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया गया सही हो जाएगा। तो बहुत आसान एक एलसीएम एचसीएफ वाला एक प्रश्न आएगा आपके। ठीक है, इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में भेजी से। यहाँ पे आरोही अवरोही, आरोही अवरोही से एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अवरोही पूछा जा रहा है। अवरोही मतलब क्या होता है, जब संख्याओं की बड़ी संख्या से छोटी संख्या यानी घटते क्रम में दिया गया हो। अब दशमलव में घटते क्रम में कैसे निकालना पड़ता है, भाग करके निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो दशमलव को अगर यहाँ पे देखा जाए घटते क्रम में जो दिया गया है, वह आप पहला ऑप्शन देखिएगा, 20.02, 2.20, 2.022, 2.002, 2.002 और 0.222, ये आपका घटते क्रम में दिया गया है। अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है 4 5 6 के सबसे छोटे सार गुणज और 5 6 10 के सबसे छोटे सार गुणज में अंतर बताइए। सार गुणज ध्यान रखिएगा, मैथ्स में एक क्वेश्चन जरूर आएगा C-टेट में। तो सार गुणज अगर बात की जा रही है, 4 5 6 के सबसे छोटा 5 6 10 के सबसे छोटे सार गुणज में अंतर दिया गया। तो अंतर जो दिया रहता है इसको समझेंगे हम कैसे। देखिए 4 5 6 का जो सबसे छोटा सार गुणज यानी एलसीएम पूछा जा रहा है, तो 4 5 6 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 30 आएगा। एक साथ निकालिएगा, पता चल जाएगा। 4 5 6 का 30 आएगा कि 60 आएगा, बताइए। चलिए सभी लोग एलसीएम निकालिए। चलिए 4 5 6 का एलसीएम निकाल के देखिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 2 3 6, इसके बाद फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो 5 3 15 दूनी 3 दूनी 60, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 4 5 6 का एलसीएम 60 आएगा और 5 6 10 का एलसीएम, छोटा सार गुणज मतलब एलसीएम होता है, तो 30 आ जाएगा। दोनों में अंतर पूछा गया तो 60 माइनस 30 कर लीजिए। ठीक है, 30 आएगा। दोनों में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके लिए कि सबसे छोटा सारगुणज का अर्थ ही होता कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वही सबसे छोटा सारगुणज होता है। ठीक है, सबसे छोटी सारगुणज की परिभाषा क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे छोटा सारगुणज बोला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में अंतर निकालना है, और ऐसा जरूर आएगा एक प्रश्न आपकी एग्जाम में। संख्याएं बदली जा सकती हैं लेकिन आपका प्रश्न और तरीका नहीं बदला जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 10,000, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और इसमें अंतर पूछा गया तो बस माइनस कर लीजिएगा। 10 में 9 गए 1, 9 में 9 गए 0 0। ठीक है, इसके बाद 10 में 9 गए 1, तो कितना आ जाएगा, 9001। तो 9001 देखिएगा थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो तो हम पूरा कन्क्लूजन भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 27,777 प्राप्त करने के लिए 7077, 7707 और 7007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। तो सिंपल सी बात, इन तीनों का योग कर लीजिए और इससे माइनस कर लीजिए, जो संख्या बचेगी उसी को जोड़ देंगे तभी प्राप्त हो जाएगा। तो इन तीनों को पहले आपको जोड़ लेना है, 7077, ठीक है, 7707 और 7007 में
एक्स जोड़ने पर संख्या हमारी 27,777,777 प्राप्त हो जाएगी। इसको तीनों को जोड़ लीजिए, आपकी जो वैल्यू आ रही वो आएगी 21,791 आएगी। मान लीजिए इसमें एक्स जोड़ने पर हमारा ये संख्या प्राप्त हो रहा है, तो सही बात है। अब 27 जो आपका दिया गया, मैंने क्या बस माइनस कर लेना और कुछ नहीं। 27,777 में हमें 21,791 में माइनस कर लेना है, तो आप कितनी जाएगी 5,986 5,986, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारी संख्या आंसर हो जाएगा। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं, जो कि सिंपल और साधारण सा प्रश्न यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए आसान भाषा में इसको समझ लेना है सभी को। ठीक है, विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी टोटल 320 है, स्टूडेंट है, और कुल विद्यार्थियों में 1/4 लड़कियां हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है, 320 गुणे 1/4 कर लेना है। तो इसमें हमारा क्या निकले, 4 से कट कर दिए, 4 × 32 मतलब 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे हमारी 80 निकल के आ गई। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी। अब लड़कों की संख्या निकालना है, तो 320 में से 80 घटा दीजिए। 80 लड़कियां हैं, इसको घटा देंगे तो हमारे 240 टोटल लड़के निकल के आ गए। अब 240 में से 2/3 जो है खिलाड़ी हैं। 240 में से आपके 2/3 खिलाड़ी हैं, तो 2/3 कर लीजिए। 3 8 24 80, 80 दूनी 60, तो 160 हमारे क्या हो जाएंगे, जो खिलाड़ी हैं। अब कह रहा है जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या बताइए। टोटल लड़कों की संख्या 240 है, जिसमें से 160 हमारे खिलाड़ी निकल के आ गए। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 80। 80 ऐसे लड़के हैं जिनकी जो खिलाड़ी नहीं है। तो जैसे जैसे प्रश्न करता जाता है, कहता जाता है, वैसे आपको करते जाना है, बस आसानी से आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, बहुत इतना कठिन भी नहीं पूछा जाता है, केवल आपको अभ्यास करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 का भाड़ा दिखाता है। मोहन अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, ये बताना। ठीक है, अब देखिए 2 किलोमीटर प्रति यात्रा यहाँ पे कितना 40 का भाड़ा दिखा रहा है। इसके बाद जो किराया लगता है वह 15 रुपये भाड़ा लगता है। अब उसको 190 रुपये किराया दिया गया है, तो पहले 190 में से 2 किलोमीटर में 40 लग रहा, तो इसको माइनस कर लीजिए 40 रुपये। ठीक है, तो 190 में से 40 माइनस करेंगे तो 150 रुपये बचता है आपका। अब 150 रुपये में 15 रुपये भाड़ा यहाँ पे दिखा रहा है प्रति किलोमीटर का। ठीक है, तो 150 में 15 का भाड़ा 15 का भाग कर दीजिए तो 10 आ जाता है। तो 10 किलोमीटर जो हो जाएगा वह आपके 15 रुपये का भाड़ा हो जाएगा। 2 किलोमीटर अब ये भी, तो टोटल कितना हो गया 10, और 2 किलोमीटर भी पहले चला 40 रुपये में, तो टोटल हो गया 12 किलोमीटर। तो उसके घर से आप इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल आपने समझ लिया, नहीं समझ लिया आंसर देख लीजिए, बिल्कुल छाप लीजिए, ये रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है। अभी से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सिर्फ 2 लाइन का है। कैसे 2 लाइन का है आइए जानते हैं। देखिए बाल्टी में पानी की मात्रा 2/7 भाग है, तो खाली भाग हमें निकाल लेना है। 1 - 2/7, 1 - 2/7 कर लीजिए, बराबर रहेगा 5/7। तो 5/7 भाग जो है पानी भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितने लग रहा है, 15 लीटर पानी। तो पूरे बाल्टी को कितने लगेगी, तो 15 गुणे 7/5 कर लीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 5 × 3 = 15, 3 × 7 = 21, 21 लीटर लगेगा।
कितना लगेगा? 21 लीटर लगेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। ठीक है, बस अभ्यास करना है आपको, और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 28 कमरे दिए गए, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं और प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता होती है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलें की आवश्यकता होगी जिसमें कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके? अब ध्यानपूर्वक समझिए। विद्यालय में कमरे 28 हैं, प्रत्येक कमरे में पौधे 6, तो 28 गुणे 6 कर लीजिए, टोटल 168 पौधे हो गए। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी है? 180 मिलीलीटर है, तो 168 गुणे 180 कर दीजिए, टोटल कितने ml निकल के आ जाएगा आपका? 30,240 ml निकल के आ जाएगी। यानी एक बोतल में पानी की क्षमता है 840 ml है, तो 30,240 में 840 का भाग कर दीजिए। ठीक है, जब 840 का आप भाग कर देंगे तो कितने टोटल? 36 बोतलें निकल के आ जाएंगी। तो सभी पौधे को 3 दिन पानी दिया जा सके, उसके लिए आपको कितना निकालना पड़ेगा? 36 बोतल, एक दिन के लिए 36 निकल के आ रहा है, अब 3 दिन देना है तो 36 गुणे 3 कर देना, तो टोटल हमारा जाएगा 108। ठीक है, तो 108 दिन एक हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 28 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, तो 28 गुणे 6 करेंगे, टोटल हमारे पौधे निकल के आ गए कितने? 168 हो गए। अब 168 पौधे हैं, 180 ml पानी की आवश्यकता प्रत्येक पौधे की होती थी। 168 गुणे 180 करेंगे तो टोटल हमारा आ गया 30,240 ml। टोटल हमारा पानी एक दिन के लिए मतलब आवश्यकता होती है। अब बोतल में भरना है, अब एक बोतल में 840 ml आता है, तो 840 का भाग करेंगे तो टोटल बोतल निकल के आ गएगी। तो 30,240 ml में 840 का भाग कर देंगे ml का, तो हमारा 36 बोतल आ जाएगा, क्योंकि एक बोतल में कितनी पानी? 840 ml आता है, तो ऐसे 36 बोतलें हो जाएंगी, जिससे 30,240 ml पानी आ जाएगा। अब कह रहा पौधे को 3 दिन पानी देना, तो एक दिन में 36 बोतल है, तो 3 दिन में 36 गुणे 3 कर दीजिए, तो आपको 108 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल यानी वर्ग सेंटीमीटर में कैसा होगा? देखिए, वर्ग का परिमाप सभी लोग जाते हैं भुजा गुणे 4 होता है, या 4 गुणे भुजा, तो टोटल हमारा 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 4 गुणे भुजा हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा हमारी यहाँ पे कितनी करके आ जाएगी? सभी लोग बताइए। अब देखिए 48 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा हो जाएगा, तो भुजा बराबर 48/4 आएगा, यानी भुजा की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। 12 चौक 48 होता है ना, 4, तो 12 सेंटीमीटर में वर्ग की भुजा निकल गई। अब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा यहाँ पे बताना है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, अर्थात जो आयत का चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई मान लीजिए वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई बराबर वर्ग की भुजा -4 बराबर 8 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 48 दिया गया है, तो L धन B बराबर 48/2 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 24 बचेगा। B का मान 8 दिया गया है, अभी हमने निकाला ना। आयत की चौड़ाई कैसे निकाला? वर्ग की भुजा ऋण 4, चौड़ाई हमने निकाल लिया। ठीक है, B की वैल्यू दिया गया है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी L धन 8 बराबर 24 के, तो L बराबर क्या आ जाएगा?
24 ऋण 8 यानी 16। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 16 आ गई, चौड़ाई हमने पहले निकाल लिया था 8, तो 16 गुणे 8 कर लीजिए, 128 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आयत का निकल के आ जाएगा। यही हमें ये देखना है कि वर्ग के परिमाप से हमें लंबाई चौड़ाई निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई हमें निकालना पड़ेगा। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगा, ये चीज़ें समझ लेना है आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। किसमें जो है 440 से 25 अधिक दिया गया है। 5 और 1/3 समकोण में, 5 और 2/3 समकोण में, 5 और 1 आधे समकोण में, 5 और 1 छठांश समकोण। डी ऑप्शन देखिएगा, 5 और 1 छठांश कोण यानी 1/6 पूरा गुणे 90 कर लीजिए। यहाँ पे टोटल आएगा 31/6 गुणे 90 यानी कि 31 गुणे 15 यानी कि 465। अतः 465 में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक होगी, यानी कि डी ऑप्शन होगा इज द राइट आंसर। जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा है वह टर्म और कंडीशन की बात करें तो वो हमारा अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी। अब आपके सभी घरों में टाइल्सें लगती हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस भी ये बनता है। तो फर्श की लंबाई पहले ध्यान दीजिए, 6.75 मीटर लंबा है और फर्श की चौड़ाई 4.5 मीटर है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 6.5 गुणे 4.5 कर लीजिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 30,000 30,375 कितना जाएगा, 3,03,750 सेंटीमीटर निकल के आया है, ठीक है। अब फर्श के क्षेत्रफल को ढकने के लिए 45 सेंटीमीटर भुजा वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती है, वर्गाकार टाइल्स लगाई जा रही। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3,03,750 में किसका भाग करना है, 45 गुणे 45 का भाग कर देना। तो टोटल हमारा कितने निकल के आएगी, 150 टाइल्स निकल के आ जाएगी। सी ऑप्शन सही होगा। अब आप बोलेंगे कैसे, अब देखिए स्क्रीन पर कैसे करना। फर्श की लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फर्श का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर, वर्गाकार टाइल्स है इसलिए वर्गाकार मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपके, समझिएगा क्वेश्चंस को। किसी कक्षा के 21 बच्चे के भार केजी में दिए गए, 21 बच्चों का वजन दिया गया है केजी में। अब इन वजनों से कैसे प्रश्न बन रहा है, कितने बच्चों का भार जो है 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच है। अभी आपको देखना पड़ेगा। अब इसको एक देखने के लिए सबसे जो होता है वह आप होता है कौन सा, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर आरोही क्रम में पहले इस सीरीज को सेट कर लीजिए। जब सीरीज को सेट कर लेंगे फिर आसानी हो जाएगी आपको। तो 45 से 50 के बीच अगर संख्यों की इसमें बात कर लेते हैं तो पहला आता है 45.02, 45.8, फिर आ जाएगा 46, फिर इसके बाद और देखिए
46 के बाद 46.8, फिर 47.3, 47.8, फिर इसके बाद आएगा 48, 49, 49.2। ये हमारे टोटल गिन लीजिए, 5 दूनी 10 बच्चे निकल के आ रहे हैं। क्योंकि 46 और एक 46 2 बार दिया गया है, ठीक है, इसलिए 10 बच्चे टोटल हो जा रहे हैं। जो सी ऑप्शन कह रहा है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तालिका हमारी दी गई है। तालिका में हमारा क्या लिखा है, विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेचे गए वाहनों की संख्या यहाँ पे दी गई। कोई वही एक वाहनों की संख्या आएगी, अनाज, दालें, पेड़, कोई भी संख्या आ सकती है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न को देना यही है कि आपसे जोड़ घटाना आना चाहिए। चीनी, शक्कर, खटाई, घर के सामान, जो किराना आता है वो भी सामान दिए जा सकते हैं। तो जनवरी माह में 225 वाहन बेचे गए, फरवरी में 318, मार्च में 272, अप्रैल में 180 और मई में 178 वाहन बेचे गए। अब यहाँ पे कह रहा है विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी, अप्रैल, मई में बेचे गए वाहनों की संख्या में कितनी कम है। तो पहले हमें क्या करना है, जनवरी और मार्च का देख लेना है। तो जनवरी और मार्च 225 272 को जोड़ लीजिए, 497 आ जाएगा, ठीक है। तो 497 आपका ये हो गया। इसके बाद कह रहा है फरवरी, अप्रैल, मई। तो फरवरी, अप्रैल, मई, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। इन तीनों को ऐड करेंगे 676 आ जाता है। 676 में 497 को माइनस कर दीजिए, आपके लिए 179। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 179, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, कोई इतना कठिन भी नहीं जितना आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चंस। अभी मैथ के हमने 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक, कर चुके हैं। अब 15 क्वेश्चंस आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 15 क्वेश्चंस में दिया गया है कि गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिया गया है और प्राप्तांक में 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर निकालना है। अभी आपको मतलब आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा सभी सीरीज को, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। आरोही क्रम में इसको सेट कर लेना है। और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी वह टोटल आपके 14 हैं विद्यार्थी हैं, और 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 और कम होने के लिए 16, क्योंकि टोटल जो संख्याएं दी गई हैं वह आपके टोटल 30 दी गई हैं, जिसमें से 14 और 16 का रेशियो आता है। तो 16 माइनस 14 कर लेना है, ऑलरेडी पता है। 16 में से 14 घटाएंगे तो आपके 2 आएगा, तो दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आरोही क्रम में इसको सेटअप करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं पेडागोजी की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठचर्या का भाग नहीं। देखिए, प्राथमिक गणित पाठचर्या का भाग में आपका प्रतिमान आता है, आंकड़े के प्रतिमान, अनुमान लगाना आता है, लेकिन प्रायिकता नहीं आती है, ठीक है। प्राथमिक गणित के पाठचर्या के क्या क्या भाग होते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन करना, अनुमान लगाना, प्रतिमान यानी पैटर्न्स, मापन हो गए, संख्या का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारे होते हैं। प्रायिकता माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का भाग होती है, ठीक है। तो माध्यमिक स्तर में फिर आपके प्रायिकता आती है। इसके बाद अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्त के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होगा। तो देखिए, जो आपका शतांश परीक्षा होता है, यह प्राथमिक गणित के लिए सबसे कम होता है। बाकी अवलोकन पर आधारित गतिविधियां होना, रचनात्मक आकलन, रूब्रिक्स उपयोग, ये सारे अधिक प्रभावी होते हैं अकॉर्डिंग टू शतांश परीक्षा के, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के प्रभावशाली विधियां रचनात्मक आकलन होता है, अवलोकन पर आधारित गतिविधियां होती हैं, रूब्रिक्स उपयोग होता है, सतत मूल्यांकन होता है और निदानात्मक आकलन भी आपका शामिल होता है, ठीक है।
इसके बाद एनसीएफ से प्रश्न आया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में अगर मापन के शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसमें आपका जो है बच्चे को अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना होता है, मापन की मानक इकाइयों से बच्चे से परिचित कराना भी होता है और बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों को दोनों को अंकित करके सिखाना ये भी होता है। लेकिन मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना ये आपके प्राथमिक का नहीं होता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण के लिए क्या है, बच्चों में अनुमान लगाने का कौशल बढ़ाना, मापन की मानक इकाइयों को बच्चों से परिचित कराना और बच्चों का मापन की मानक और अमानक इकाइयों को अंकित करना। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को समझ लेना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में क्या अवधारणाएं होती हैं। तो इसमें अवधारणा होती मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। प्राथमिक कक्षा में क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना होता है। प्राथमिक कक्षा के गणित की क्या क्या अवधारणाएं होती, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ये 4 पॉइंट है प्राथमिक स्तर में, ये आपको ध्यान देना है और अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। कौन सा नहीं है, वह है प्राथमिक स्तर। क्यों, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देखा जाए तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है और 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह शिक्षा नीति के अनुसार अब शिक्षा का प्रारूप 5334 के फॉर्मेट पर होगा। अभी स्कूल में 5 साल तक प्री प्राइमरी होगा, 3 साल तक 3 से 5 तक होगा और 3 साल तक जो है कक्षा 5 से 8 तक होगा यानी मिडिल स्टेज कहलाता है। 4 साल तक कक्षा 8 से 12 तक सेकेंडरी स्टेज होगा। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर का स्कूली स्तर नहीं माना गया। अब कितना माना गया, 5334। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहाँ, किन परिस्थितियों में सीखा जाता है, जहाँ पर जो है आपके क्या होते हैं, जहाँ पर गणित को सीखने में आनंद लें। बच्चे क्या करें, गणित में सीखने में अगर आनंद ले रहे हैं, बच्चा आनंद से सीख रहे हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहाँ बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, अच्छे तरीके से सीख पाएँ, बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस तरह से लिखता है 1 2 3 4 5। 5 पॉइंट दिए गए। अब इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन से दिए गए संदर्भ के लिए सही है। देखिए ऐसे चीज़ें लिखना जो होता है वह किस लिए होता है, क्योंकि ऐसा बच्चा लिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो है बच्चा होमोफोन्स अर्थात समस्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। क्योंकि समस्वर शब्द क्या होता है, 2 और 4। समस्वर 2 के बाद क्या आएगा, 4 आना चाहिए और यहाँ पे क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 रह रहा। इन चीज़ों को आपको समझना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त होगा। देखिए गणित की प्रकृति के संबंध में देखा जाए तो इसमें आपके गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक होती है। गणित के प्रतिरूपों को अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि गणित की प्रकृति समावेशी होती है। ये थोड़ा जो है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरकता और सम्मिलित होती है, तो थर्ड ऑप्शन जो है सबसे कम उपयुक्त होगा। तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही बात है। तो गणित की प्रकृति किस प्रकार होनी चाहिए, गणित की प्रकृति जो है दोस्तों जो है वह गणित की अवधारणाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध होती हैं। गणित के प्रतिरूपों में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत पनपती है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान होता है। गणित घटनाओं का विज्ञान होता है। गणित स्थान
संख्याओं का विज्ञान होता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वह नहीं होगा, यानी सही नहीं दिया गया है, बाकी सारे सही दिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ से ही क्या होना चाहिए, विभिन्न भिन्नों को जो है चित्रों द्वारा निरूपण करना, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में है तो बच्चे जो है चित्र द्वारा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ना कि परिभाषा, पुनः स्मरण, भिन्नों को श्यामपट, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है विभिन्न भिन्नों द्वारा चित्रों का निरूपण करके बच्चे समझाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं प्राइमरी लेवल में चित्रों के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। अगला कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों को वैन हेल के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन में किस स्तर का आकलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करना जो होता है एक शिक्षिका के लिए क्या हो जाता है, बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसा करना शिक्षिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि वह विश्लेषण कर रही हैं, एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि वैन हेल ने ज्यामितीय चिंतन के अधिगम के कितने स्तर दिए हैं, आइए जान लेते हैं। पहला होता है चाक्षुषीकरण। इसमें बच्चा सिर्फ वस्तुओं के आकृति को देखकर उसके आकार का वर्गीकरण करता है। जैसे समोसा को देखकर त्रिभुज बनाएगा, बिस्कुट को देख को आयत बना लेगा, रोटी का देख के वृत्त बना लेगा, ये होता है चाक्षुषीकरण कहलाता है। वैन हेल का दूसरा होता है आपका लेवल विश्लेषण। इसमें बच्चा वस्तु के आकृति के आधार पर उनके गुणों में अंतर कर लेता है, जैसे वर्ग और आयत में अंतर बता देता है। इसके बाद अगला लेवल है अनौपचारिक। इसमें क्या करता है बच्चा आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। फिर अगला है औपचारिक। इसमें बच्चा आकृतियों में फार्मूला ढूंढने लगता है। और अगला लेवल है फोर्थ दृढ़ता। इसमें बच्चा अपने से ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तु बना लेता है। तो सुश्री एस्टा द्वारा जो विद्यार्थियों के गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूह में बांटने का क्रियाकलाप वैन हेल के विश्लेषण स्तर का आकलन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्लेषण स्तर का हो जाएगा। क्योंकि विश्लेषण क्यों हो रहा है, क्योंकि गणित की शिक्षिका क्या कर रही है, अपने विद्यार्थी बालक बालिका को जो है गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृति को विभिन्न समूह में बांटने का क्रियाकलाप कर रही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्लेषण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गणित की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही दिया गया। अब हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में देखा जाए तो यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों वह सभी संख्याएं जो 0 से 9 तक अंकों के परिमित समूह का प्रयोग कर निरूपित किया जा सकता है। तो ए और जो बी ऑप्शन दिया गया है, यह भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंदू अरबी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम के देश है उनमें क्या है बोला जाता है, इसमें जैसे हमारे भारत में अंक प्रणाली बोला जाता है, वैसे ही पश्चिम के देशों में हिंदू अरबी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो यूरोपियन देश है उनको अंक प्रणाली का अरब देश से प्राप्त हुआ है, इसलिए अरबों को यह ज्ञान भारत से मिला था। तो भारतीय अंक प्रणाली में अब 0 से 9 अंकों को मिलकर टोटल अब कितने हो गए, 0 और 9 मिलके टोटल 10 अंक अब हो गए, पहले 9 थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी वाला है, ए और बी ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों को सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में जो है गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। अब गणित के अध्ययन की बात की जा रही है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। गणित के अध्ययन अगर पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार देखा जाए तो इसमें बच्चों को विभिन्न क्रियाकलाप, प्रश्नोत्तरीय और परिचर्चा में भाग लेना अर्थात संलग्न रखने के लिए अवसर दे दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं पेडागॉजी में पॉजिटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका जो अगला कह रहा है कि शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों को पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना, ये भी जरूरी है। जो पूर्व में विद्यमान उन विचारों को बताना समझाना चाहिए। तो बी और सी ऑप्शन जो दिया गया है हमारे किस में दिया गया है, पहले ऑप्शन में, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में जो है गणित के अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य होना चाहिए कि बच्चों को विभिन्न जो क्रियाकलाप होती हैं, प्रश्नोत्तर परिचर्चाएं होती हैं, उनमें भाग लेना,
के लिए अवसर देना चाहिए। शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों में पूर्व विद्यमान विचारों को जोड़ना चाहिए। बच्चों को दैनिक दिनचर्या में आने वाले गणितीय भागों को जोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों में गणितीय संप्रेषण कार्य का बच्चों से परिचर्चा करना भी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। और भी ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने सभी बता दिया। अगला, एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तथा इस प्रकार का क्रमबद्ध कर रहा है, यानी 0.082, फिर 0.62, फिर 0.36, 0.8। अगर ऐसे चीज़ें बच्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है सबसे सार्थक अंक की बात करे, यानी बच्चे द्वारा की गई जो त्रुटि का कारण वह क्या है, सार्थक अंक पर आधारित भ्रांति हो जाती है। क्योंकि बच्चा जो है दशमलव संख्याओं के सबसे बड़ी छोटी क्रमबद्ध को तरीका जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि सबसे सार्थक अंक जो होता है वह महत्वपूर्ण अंकों की संख्या सबसे बाएं और गैर शून्य अंक के लिए करके निर्धारित होता है, और सबसे बाएं गैर और शून्य अंक को कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण अंक माना जाता है, जैसे 0. या कह सकते हैं 0.082, इसको भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंक हमारा 8 होता है, लेकिन बाएं तरफ जो शून्य है वह हमारा महत्वपूर्ण नहीं है। तो दिए गए दशमलव संख्या में बढ़ते से घटते क्रम कौन सा हो जाएगा हमारा, पहले होगा 0.8, फिर हो जाएगा 0.62, फिर इसके बाद होगा 0.082, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए समझ लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। अब देखिए, गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम निरूपण उदाहरण बताना, सबसे कम वाला बताना। आरेखों की सहायता से विद्यार्थियों की संख्याओं का विभाजन समझा जा सकता है। विद्यार्थी क्षेत्रफल आयतन के बीच संबंध को समझाते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं। अब ये क्रिया विधि जानना, गणित जो है संबंधात्मक समझ अर्थात तार्किक तर्क के साथ समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया की बात की जा रही है, कम उपयुक्त होगा क्योंकि गणना यहाँ पे बात कर रहा है। और इसके साथ साथ विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करें, तो ये सही बात है। तो पहला, दूसरा और डी ऑप्शन ये हमारे तीनों सही हैं, और सी वाला ऑप्शन सबसे कम सही होगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इस पेडागॉजी का 30वां प्रश्न मैथ्स की क्लास का। और प्रश्न हमारा दिया गया है, सुशी सम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उनकी सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है, और इस कार्य को देकर शिक्षिका क्या प्रश्न कर रही। तो ऐसा कार्य कर देना, कोई भी शिक्षक कोई शिक्षिका को क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया हो जाता है। इसका कार्य का मतलब यही होता है कि सारणी व्यू गुणन आयतों के क्षेत्रफल गुणन में क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का कार्य कर रही हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें करना जो है, गुणन के क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम गणित में जोड़े और गुणा के संख्या संचालन से संबंधित दो नियम में से कोई एक होता है जो प्रतीकात्मक रूप में a+b या b+a और ab बराबर ba के रूप में कहा जाता है। यही क्रम विनिमय का नियम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी फॉलो होती। सारणी व्यू आपने समझ लिया, तो मैथ्स के पेपर हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा बचता है EVS, पर्यावरण अध्ययन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब EVS के प्रश्न को यहाँ पे कर लेते हैं और समझ लेते हैं, जान लेते हैं। EVS में प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, समझिएगा ध्यानपूर्वक और फीडबैक कीजिएगा। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया, जहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं को टैपियोका या कसावा नारियल के अपने घरों के आंगन में उगाते हैं। इनमें से बने खाने को चाव से खाते हैं। तो राज्य कौन होगा, सभी लोग जानते, जहाँ पे नारियल का जिक्र हुआ है तो वह केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथन है। झूम खेती के बारे में कथन दिया गया है और इन कथनों को पढ़ना है, विचारना है और इसके बाद हमें बताना है कि कौन सा जो है सही होगा मिजोरम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मिजोरम में के बारे में अगर देखा जाए, जो सही होना चाहिए वह कौन सा होगा। देखिए मिजोरम के बारे में, फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। इसके साथ साथ इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। इसके पश्चात बोने से पहले भूमि को गहरा जोड़ा जाता है, ये नहीं होगा, बिल्कुल गहरा नहीं जोता जाता। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, बिल्कुल नहीं करते, ये दोनों नहीं होगा। तो ए और बी ऑप्शन जो दिया गया वह हमारा इसके लिए सही हो जाए, यानी कि ए और बी ऑप्शन मतलब हमारा जो डी ऑप्शन होगा वह हमारा। क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई पहेली दी गई है। पहेली यहाँ पे क्या दी गई है कि काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोलू हूँ, बारीक पिस गई दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। तो क्या हो जाएगा, काली मिर्च होगा। इस प्रकार से भी सीटेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर तरह से आपको प्रिपेयर रहना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान और ढूंढ लेता है, तो वह कहलाता है रेशम कीट होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिया है जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पानी पीना पसंद करते हैं। वहाँ के लोग हैं श्रीनगर। श्रीनगर के लोग क्या होते हैं, अधिकांश इलायची बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पानी पीते हैं वहाँ पे। और शिलांग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित एक पर्वतीय स्थल है, मेघालय की राजधानी है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग मांसाहार के शौकीन होते हैं। लोग अक्सर सुअर और मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ बनाए जाने वाला मछली अचार मांसाहारी पर्यटकों को मशहूर है। और हैदराबाद का मशहूर व्यंजन हैदराबादी बिरयानी मशहूर है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन को हम बताने की कोशिश करते हैं। अगला, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीणों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों को देखा कि वहाँ भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के ज़मीन से लगभग 3 मीटर, 3.5 मीटर, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों के घर बने होते हैं। तो जहाँ इतनी बात दी है तो बस आपको असम राज्य कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ दी रहती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है, ऑप्शंस को करना है, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाना है। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर और 9 से 90 मीटर। समझ लीजिएगा, पैमाना केवल दिया है कि 1 सेंटीमीटर हमें मानना 990 मीटर के बराबर है। तो मानचित्र स्थानों में स्थल में 21.2 सेंटीमीटर मापा गया। इनमें वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी। अब 21.2 सेंटीमीटर गुणे 990 मीटर आपको गुणा कर लेना है और इसमें टोटल वैल्यू निकलेगा 21 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, केवल पैमाना के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले होने वाले 2 रोगों युग्म का जोड़ा बताइए। तो मच्छर द्वारा जो फैला होता है सभी लोग जानते हैं। पहली बात तो होती चिकनगुनिया और डेंगू, ये सबसे बड़े फैक्ट, और ज़्यादातर बारिश के मौसम में ये ज़्यादातर होता है। निम्नलिखित में से ऐसे पक्षियों का युगल या जोड़ा चुनना है जो जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, हमारी तुलना में 4 गुना दूरी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, और वह हमारा बाज और गिद्ध। ठीक है, 4 गुना इंसानों से ज़्यादा स्पष्ट ये देख सकते हैं। वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है, कौन सा है। तो जहाँ तोरांग को जंगल को तोरांग बोला जाता है वह कहलाता है झारखंड। तोरांग का अर्थ ही होता है झारखंड में जंगल का होता है। और झारखंड जो है कुडुक जो होता है यह भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। इसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और झारखंड सहित कई राज्यों में आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी यहाँ पर बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि
डल झील हमारे देश के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट, जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं, वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील कहाँ पर होगी? श्रीनगर में होगी। इसके बाद प्रश्न है कि मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं अंधेरे में भी, वे हमें ढूंढ सकते हैं। क्यों ढूंढ लेते हैं अंधेरे में? कैसे ढूंढ लेते हैं? पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, मच्छर आपको अंधेरे में भी ढूंढ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली दी गई, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह में निकले सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी। अर्थात इसकी बात करें, मिर्च की बात कर रही, तो लाल मिर्च की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऐसे ऐसे कहानी कथन थोड़ा बच्चों में इंटरेस्ट होता है। ऐसे कहानी का उद्देश्य भी होता है कि बच्चों को भी आपको ऐसे ही पढ़ाना है। आप लोग भी ऐसे तैयारी कीजिए, बच्चों को भी ऐसे आपको शिक्षा देना है। अगला, राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे गए कथन पर विचार करना है। देखिए, खेजड़ी वृक्ष अगर दिया गया है, कई वृक्षों के बारे में पूछा जाता है, इस पर कूट वाले ऑप्शन से भी आते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष में हमें कई चीज़ों को ध्यान देना है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तानी इलाके में होता है जहाँ पानी की आवश्यकता कम होती है। यह छायादार वृक्ष है। इस क्षेत्र में जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये भी सही बात है। और ये सही बात ये कि यह वृक्ष बहुत उपयोगी होता है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तो ए, बी और आपका ई ऑप्शन, ये हमारे खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य को चुनना है जहाँ के लोग नारियल तेल, पकी तली मछली खाना पसंद करते हैं, वह है आपका गोवा। गोवा वाले बीच में आपने गाना भी सुना होगा। और नवंबर 2022 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पे जो आपका एग्री बिजनेस अवार्ड है वो भी आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह ज़्यादा प्रभावशाली कब होता है? जब शिक्षक क्या करते हैं, जब शिक्षक जो होते हैं वह जो विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करते हैं या करती हैं। तो इसीलिए जो होता है शिक्षा अधिक जो है कारगर साबित होता है, प्रभावशाली होता है बच्चों के लिए। तो ये इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों होती है? एकीकृत मतलब इकट्ठा करना। तो पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसको इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं क्यों पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, बच्चे जो होते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वह खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ पाता है। संपूर्णता में मतलब सभी लोग, एकीकृत और संपूर्णता, ये दोनों चीज़ें आपकी सेम है। इन दोनों चीज़ों को सेम समझ लेना, क्योंकि आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह बच्चों को सिर्फ उनके परिवेश से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि उनके परिवेश के आपसी संबंध को भी मजबूत बनाता है। तो पर्यावरण को एकीकृत करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्ण बातों को आसानी से समझ जाता है। और पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना भी अति आवश्यक है। तो बाल केंद्रित वातावरण, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला, निम्नलिखित तकनीकों में इस रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। आइजेंक और उनके साथियों के अनुसार श्रेणी मूल्यांकन मापनी वह बहुस्तर वाली मापनी होती है जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति एक विशेषता के अंशों को व्यवस्थित करता है। और रेटिंग स्केल के लाभ क्या क्या होते हैं? इनका निर्माण, विकास, प्रशासन सरल होता है। इनकी सहायता से निर्णायकों को निर्णय देना भी सरल होता है। और कई बार जो होता है निर्णायकों को भी इसका लाभ होना, ये भी आपका संबंध उन्हें जानने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं होगा? देखिए, सीखने में रचनात्मक आकलन व्याख्यात्मक अभिलेख होता है, पोर्टफोलियो होता है, क्रम निर्धारण, रेटिंग मापनी होता है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आपका कम होता है या साधन नहीं होता है, क्योंकि EVS की यहाँ पे बात की जा रही। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है,
वह कौशल कौन सा हो जाएगा? देखिए, पर मानचित्र पढ़ना अगर बात करें तो इनमें मानचित्र पढ़ना मतलब स्थान, दूरी, दिशाओं की बात की जा रही है, इनके सापेक्ष स्थिति को समझने कौशल की बात की जा रही, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि मानचित्र एक सपाट सतह पर खींचे गए एक क्षेत्र के एक दृश्य प्रतिनिधित्व होता है। यह दूरी, दिशा आदि के बारे में किसी विशेष क्षेत्र के विशिष्ट विस्तृत विशेषताओं को विचित्र करने में या चित्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला, एक शिक्षिका क्या डूबा क्या तैरा पानी में इस संबंध को एक प्रयोग का संचालन करती हैं। आप में से कोई शिक्षक हैं, जब आपकी नियुक्त होगी और आप ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं में इनमें से जो प्रक्रिया कौशल का विकास होगी वह प्रक्रिया अवलोकन होगा, ऑब्जर्वेशन ही होगा। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहन करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल होता है। तो इनमें से कौन एक अधिगम प्रक्रिया का कौशल नहीं होगा? देखिए, अवलोकन होगा, निष्कर्ष निकालना होगा, पूर्व अनुमान करना होगा, लेकिन आपका निर्धारित करना नहीं होगा। निर्धारित करना जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहन नहीं होगा। बाकी सभी में प्रक्रिया में प्रोत्साहन मिलता है। अगला, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए? तो ईवीएस का एक शिक्षाप्रद जो क्रियाकलाप होना चाहिए वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को समझ लेना कि क्यों पूछा जाता है। अगला, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। और यहाँ पे सही क्रम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि क्रियाकलाप का संचालन करना, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। अब इन पर सही क्रम हमें बताना है। तो देखिए, सही क्रम पहली चीज़ हमें क्या नोटिस करना, योजना को बनाना, प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के साथ साथ क्रियाकलाप का फिर संचालन करना होना एक्टिविटी भी है। इसके साथ फिर आपका होता है प्रक्रम पर विचार करना और फिर अंत में आपका दोहराना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन कर रहा है CADB, ये हमारा ग्रुप सही हो जाएगा। क्या करना है? योजना बनाना है, क्रियाकलाप का संचालन करना है, फिर विचार करना है, फिर अंत में आपको दोहराना है। अगला दिया गया है कि प्रश्न है कि EVS पाठचर्या का आधार वाक्य क्या होता है? तो आधार वाक्य हमारा क्या होता है? सामाजिक संरचना वाद का सिद्धांत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो होता है शिक्षण अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों में होता है। यह सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण भी करता है और इसके साथ साथ सामाजिक रचनावाद को एक सामूहिक या समूह के रूप में परिभाषित भी किया जाता है जो एक दूसरे के लिए विषय वस्तु का निर्माण भी करता है और इसके साथ सहयोगी रूप से साथ सहयोगी कलाकृति की एक छोटी संस्कृति का भी निर्माण कर देता है। तो इन चीज़ों को भी साथ साथ अपने रिमाइंड करते जाना है, अपने माइंड की मेमोरी में थोड़ा चीज़ें नॉलेज को सेव भी करते जाना है। अगला, EVS के शिक्षा अधिगम में प्रयोजना, जी हाँ, प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है। क्यों लाभकारी होता है? देखिए, कोई भी अगर EVS में इन्वायरमेंट स्टडीज में शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम के लाभकारी की बात की जाती है, इसलिए लाभकारी होता है क्योंकि यह कार्य अनुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर को प्रदान करता है। और पेडागॉजी में जहाँ पे अवसर देखिएगा उस ऑप्शन को 90% चांस होने के ज़्यादा सही है। अगला देखिएगा, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब समस्या समाधान के यहाँ पे चरण दिए गए हैं, इसको परिभाषित करना, फिर क्रियाओं के लिए संभावित योजना पर चर्चा करना, परिणाम मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो सही क्रम हमारा क्या होता है? सही क्रम हमारा होता है किसी समस्या समाधान को निहित चरणों को व्यवस्थित करने के लिए कि समस्या को परिभाषित किया जाए, विश्लेषित किया जाए, विश्लेषण के साथ साथ इसके लिए संभावित योजना पर चर्चा किया जाए और अंत में परिणाम का मूल्यांकन किया जाए। तो ये 4 आपके समस्या समाधान में चरण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। EVS में निम्नलिखित में से अधिगम सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से होंगे? देखिए, यहाँ पे अधिगम के सामुदायिक संसाधन के उदाहरण की बात की जा रही है, अर्थात वह आपका बढ़ई होगा, दुकानदार होगा, शिक्षक होगा, माता पिता होगा। ये सामुदायिक संसाधन होती क्या चीज़ है? आइए इसको भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सामुदायिक होता है संसाधन उदाहरण जो आपके दिए गए हैं, क्यों होते? क्योंकि इनका जो उपयोग होता है कक्षा में किया जा सकता है और ये कक्षा को जीवंत भी बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों को अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं। तो मौलिक विचारों की मूल समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न के। अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही दिया गया है? अब देखिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अधिविन्यास और सत्रीय कार्य,
इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण करता है और उनमें स्पष्ट करने में मदद करता है। डी ऑप्शन होगा। क्योंकि अधिविन्यास और सत्रीकार स्वयं के विचारों का निर्माण करते हैं और इनमें स्पष्ट करने में एक दूसरे को मदद करते हैं, इसलिए इसे एक गतिविधि कार्य के रूप में जाना जाता है। और अभिविन्यास की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं आपकी जैसे, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम आपको बताएंगे भी। अगला है कि यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मेरा विद्यार्थी होनहार है, सब कुछ है, तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें संबद्ध पाठचर्या का उपयोग करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और इस पेपर को हमने अच्छे तरीके से समझा जाना। और ये मॉडल पेपर जैसे हमने पढ़ाया है, अब आपको पूरा A to Z नहीं आएगा। जो टॉपिक हमने बताया, जैसे मैथ्स की बात करें तो उस टॉपिक से आएगा। जो चीज़ें हमने बताया उन चीज़ों को नॉलेज रखना है माइंड के, और सारा चीज़ें माइंड के स्टोर करते हुए आगे जो प्रैक्टिस पेपर आएंगे उनको भी ध्यानपूर्वक समझना है, और इस बार CTET एग्ज़ाम को 101% फ़तेह करना है। तो आइए चलते हैं, फिर आपकी अगली क्लास में मिलते हैं। बाकी क्लासेज चल रही हैं, चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।